डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम उस सवाल से करेंगे जिसमें दो किरदार एक साथ हैं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सवाल यह कि ट्रंप लॉरेंस बिश्नोई के पीछे क्यों पड़ गए हैं। मित्रों, अब तक अमेरिका में बैठी एक खास लॉबी मानवाधिकार और सामाजिक न्याय जैसे लुभावने शब्दों के जरिए भारत की छवि और साख पर बट्टा लगाने की साजिश करती थी, लेकिन अब कानून के आवरण में भारत को कटघरे में खड़ा करने की बहुत ही महीन साजिश हो रही है। अमेरिका में एक लॉबी कानून में अपने हितों की मिलावट कर रही है। यह लॉबी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करने के बहाने भारत विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है। इसलिए अब हम गैंगस्टर को आगे कर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने वाली इस सोच की वैचारिक मरम्मत करेंगे। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने 7 जुलाई को ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत बड़ी कार्रवाई की थी। इसकी जानकारी हमने डीएनए में आपको दी थी। ऑपरेशन हार्ड बॉल के निशाने पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक साम्राज्य था। अमेरिकी न्याय विभाग ने अब कैलिफोर्निया की यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 44 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपराध कथा की पूरी फहरिस्त है। आज हम डिटेल में इस चार्जशीट की चर्चा करेंगे। गैंगस्टर लॉरेंस को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किया लॉरेंस के नाम पर क्या भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करना उचित है? ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि लॉरेंस को सजा दिलाने के लिए जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है उसमें भारत विरोधी साजिश की आशंका दिखाई दे रही है। इस चार्जशीट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या एफबीआई की लॉरेंस के खिलाफ कार्रवाई और चार्जशीट एक खास भारत विरोधी लॉबी को खुश करने की कवायद है? इसे विस्तार से समझना बहुत ही जरूरी है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट को बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप कहा है। चार्जशीट में बताया गया है कि लॉरेंस का गैंग इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट में बदल गया है। इसका संचालन भारत से होता है और इस क्राइम नेटवर्क के सदस्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप के दूसरे देशों और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में फैले हुए हैं। चार्जशीट में विस्तार से लॉरेंस की क्राइम कुंडली बताई गई है, लेकिन लॉरेंस के खिलाफ जो सबसे संगीन आरोप लगाया गया है वो अमेरिकी एजेंसियों की मंशा पर सवाल खड़े करता है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत गौर से सुनिए और समझिए। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आदेश दिया था। 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के गुरुद्वारे से बाहर निकलते समय निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप पत्र में दावा किया गया है कि निज्जर की हत्या की साजिश में 4 लोग शामिल थे। इनमें से 2 ने गोली चलाई थी। समझिए, अमेरिकी न्याय विभाग हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा अपराध समझता है। मित्रों, कानून में ड्राफ्टिंग यानी चार्जशीट को कैसे तैयार किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अमेरिकी एजेंसियों ने जिस तरह से निज्जर की हत्या को लॉरेंस का सबसे बड़ा अपराध बताया है, उससे भारत विरोधी साजिश की आशंका क्यों जताई जा रही है, यह आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि हरदीप सिंह निज्जर कौन था। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में रहने वाला खालिस्तानी आतंकवादी था। वो कनाडा में खालिस्तान टाइगर फोर्स और सिख फॉर जस्टिस जैसे आतंकवादी संगठनों का चेहरा था। भारत सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित किया था। भारत में उस पर हथियारों की तस्करी, आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने और कई हमलों की साजिश के केस दर्ज थे। उस पर युवाओं को बरगलाने और हिंसक गतिविधियों की फंडिंग का भी आरोप था। निज्जर पर 2016 में कनाडा की एजेंसियों ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया था, यानी वो हवाई यात्रा नहीं कर सकता था। 2018 में उसे कनाडा की एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। उस निज्जर की हत्या को लेकर अमेरिकी एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट में क्या लिखा है उसे एक बार फिर हम आपको न्यूज वॉल पर दिखाते हैं। अब सोचिए, देखिए जो लिखा है वो आपको जरूर दिखा देते हैं। निज्जर की हत्या का आदेश दिया गया। निज्जर को धार्मिक और राजनीतिक नेता इसमें बताया गया है। निज्जर की हत्या में 4 लोग शामिल थे। लॉरेंस ने निज्जर की फोटो और पता बताया। 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या हुई, यानी जो आतंकवादी है उसे धार्मिक और राजनीतिक नेता बताया गया है। अब सोचिए, जो निज्जर भारत का घोषित आतंकवादी है, जिसे कनाडा में भी गिरफ्तार किया गया था, उसे अमेरिकी एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट में धार्मिक और राजनीतिक नेता बताया है। निज्जर पंजाब में हत्या के कई केस में आरोपी था, लेकिन अमेरिकी एजेंसियां उसे ऐसे दिखा रही हैं जैसे वो कोई निर्दोष नागरिक था। समझिए, ये बहुत ही महीन साजिश है। ये साजिश है गैंगस्टर के अपराध और एक आतंकी की हत्या के बहाने भारत पर सवाल उठाने की।
भारत की छवि पर बट्टा लगाने की। फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने कहा है कि जब न्याय में पक्षपात प्रवेश कर जाता है तब न्याय रह ही नहीं जाता। अमेरिकी एजेंसियां न्याय के नाम पर शुद्ध पक्षपात कर रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, इसलिए वो भारत की जेल में बंद है। लॉरेंस को कानून के मुताबिक सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या लॉरेंस को सजा दिलाने के लिए किसी भारत विरोधी अलगाववादी का महिमा मंडन उचित है? अमेरिकी एजेंसी निज्जर की हत्या को लॉरेंस के खिलाफ प्रमुख केस बनाकर क्या संकेत देना चाहती है? इसे बहुत ही सावधानी से समझना होगा। इसे समझने के लिए इतिहास के पन्नों को भी पलटना होगा। 1980 के दशक में शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने पंजाब में अलगाववाद को हवा दी थी। तब आरोप लगा था कि आईएसआई की इस भारत विरोधी साजिश को अमेरिकी सत्तातंत्र के एक वर्ग का समर्थन था। 90 के दशक में कई अमेरिकी सांसदों ने मानवाधिकार के नाम पर पंजाब के अलगाववादियों का समर्थन किया। भारत ने जिस पन्नू को आतंकवादी घोषित किया है वो आज भी अमेरिका में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को प्रमोट करता है। अमेरिकी सीनेट के संघीय लॉबिंग डिस्क्लोजर के मुताबिक 4 साल बाद पन्नू के आतंकी संगठन एसएफजे ने अमेरिका ने फिर से लॉबिंग शुरू कर दी है। ठीक उसी समय निज्जर का महिमा मंडित किया जा रहा है। यहां यह भी ध्यान में रखिएगा कि निज्जर भी पन्नू के आतंकी संगठन एसएफजे से जुड़ा हुआ था। इसीलिए यह सवाल है, क्या अमेरिकी कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस के खिलाफ दायर चार्जशीट के पीछे भारत विरोधी लॉबी है? क्या अमेरिका में कोई ऐसी लॉबी सक्रिय है जो अपराधी लॉरेंस के बहाने भारत को निशाना बना रही है, जो घुमा फिराकर यह आरोप लगाना चाहती है कि निज्जर की हत्या के पीछे कुछ और मामला है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अचानक अमेरिकी एजेंसियां लॉरेंस के खिलाफ एक्टिव होती हैं, ताबड़तोड़ छापेमारी की जाती है, चार्जशीट दाखिल होती है। उस चार्जशीट में भारत के घोषित आतंकी की हत्या का कुछ इस तरह जिक्र होता है जिससे भारत को निशाना बनाया जा सके। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा है कि अन्याय का सबसे बुरा रूप वो है जब दिखावे का न्याय किया जा रहा हो। अमेरिकी एजेंसियां यही कर रही हैं। मित्रों, हम फिर कहेंगे कि लॉरेंस अपराधी है, उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन समझना यह भी चाहिए कि लॉरेंस और पंजाब के अलगाववादियों की दुश्मनी उनकी आपराधिक महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। भारत ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन लॉरेंस के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अमेरिकी एजेंसियां जो कुछ कर रही हैं उससे साफ है कि इसकी स्क्रिप्ट शायद भारत विरोधी लॉबी ने लिखी है। अमेरिकी चार्जशीट में लॉरेंस के खिलाफ सलमान खान को धमकी देने, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, गिप्पी ग्रेवाल समेत कई दूसरे लोगों से वसूली और ड्रग तस्करी के आरोप लगाए गए हैं। ये वो आरोप हैं जिन्हें लेकर भारतीय एजेंसियां पहले से ही लॉरेंस के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। सोचिए, ऐसे में अचानक एफबीआई का ओवर एक्टिव होना और निज्जर हत्याकांड को फिर से चर्चा के केंद्र में लाना, क्या इससे शक पैदा नहीं होता? क्या ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे अमेरिका में एक्टिव भारत विरोधी लॉबी की साजिश हो सकती है? एक तरफ अमेरिकी एजेंसियां आतंकी की हत्या को हाईलाइट कर परोक्ष तौर पर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही हैं, दूसरी तरफ भारत की जेल में बंद संदिग्ध अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वॉन डाइक वीआईपी सुविधाओं की मांग कर रहा है। खुद को भाड़े का सैनिक बताने वाला मैथ्यू वॉन डाइक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। किस लिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैथ्यू का कहना है कि तिहाड़ जेल में मिलने वाला खाना ज्यादा मसालेदार, तेल वाला और डीप फ्राई होता है। जेल के खाने की वजह से उसे पेट में समस्या हो रही है और शरीर में काफी तकलीफ महसूस हो रही है। मैथ्यू ने अपनी याचिका में मांग की है कि उसे अपने लिए अमेरिकी खाना बनाने की इजाजत दी जाए। जेल में रेड मीट, मछली, दाल, चावल, पास्ता, नूडल्स, आलू प्याज, बीन्स, ब्रेड मक्खन और बोतल बंद पानी, सब्जियां और लेमन पेपर मसाला दिया जाए। सोचिए, आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद यह अमेरिकी मैथ्यू तिहाड़ को होटल बनाना चाहता है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि जेल के नियमों के अनुसार सभी कैदियों को जेल की रसोई में बना हुआ भोजन ही खाना होता है। किसी कैदी को अलग तरीके का खाना तभी दिया जाता है जब जेल के डॉक्टर मेडिकल कारणों से उसकी अनुमति दें। भारतीय जेलों में जेल मैनुअल, बजट, पोषण मानकों और सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर मेन्यू तय होता है। व्यक्तिगत पसंद के आधार पर किसी कैदी को 5 स्टार यानी 5 स्टार सुविधा नहीं दी जाती। तिहाड़ की स्टैंडर्ड जेल डाइट में सामान्य रूप से रोटी, चावल, दाल, सब्जी जैसे भारतीय भोजन ही दिए जाते हैं, लेकिन अमेरिकी श्रेष्ठता बोध का शिकार मैथ्यू वॉन डाइक जेल में भी 5 स्टार जैसा खाना चाहता है। हालांकि यह मामला अभी पटियाला हाउस कोर्ट में पेंडिंग है।
कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से मैथ्यू की याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। अमेरिकी अपराधी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इसी तिहाड़ में बैठकर लंबे समय तक लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली एनसीआर में गैंग वॉर कराता रहा है, दहशत फैलाता रहा है और अब तो हालात ये हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाके में खुलेआम अपराधी हमला कर रहे हैं और पुलिस को एनकाउंटर करने पड़ रहे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गोलियां चल रही हैं, पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है। हर हफ्ते या 10 दिन में किसी नए गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है। यह सिलसिला बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसा 90 के दशक में मुंबई में हुआ करता था। ऐसे में सवाल उठता है, क्या दिल्ली का हाल 90 के दशक के मुंबई जैसा हो गया है और क्या अब दिल्ली एनसीआर से इन गैंग्स के खात्मे के लिए एनकाउंटर ही एकमात्र विकल्प रह गया है? दिल्ली एनसीआर में सबसे नए गैंगस्टर का नाम है दीपक नांदल। 39 साल का दीपक नांदल कौन है? बादशाह और फजलपुरिया जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने वाले नांदल ने कैसे अपना गैंग खड़ा कर दिया और विदेश में बैठकर कैसे वो दिल्ली एनसीआर में ऑपरेट कर रहा है, आपको ये जानना चाहिए। लेकिन सबसे पहले नांदल गैंग के खिलाफ हुए एक्शन के बारे में हम आपको बता देते हैं। बीती रात गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 में हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच और दीपक नांदल गैंग के शूटर्स के बीच एक जबरदस्त एनकाउंटर हुआ। नांदल गैंग के शूटर्स एक कारोबारी के घर रंगदारी वसूलने पहुंचे थे। कारोबारी के घर पर कई राउंड फायरिंग कर दी गई। पुलिस को सूचना मिली कि शूटर्स काले रंग की एक कार में घूम रहे हैं। पुलिस ने जब शूटर्स को घेरा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस एनकाउंटर में 60 राउंड गोलियां चली। जब एनकाउंटर खत्म हुआ तो नांदल गैंग के 4 शूटर्स मारे गए। एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से विदेशी पिस्टल भी बरामद की है। एनकाउंटर साइट का मंजर क्या था, आपको हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखना चाहिए। यहाँ पर जो आपने पुलिस का ये पूरे यहाँ पर आपने नाकेबंदी देखी हुई है। यहाँ पर 11:30 बजे कल एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ था, जिसमें 4 कुख्यात गैंगस्टर मारे गए। फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर एक जो है गोली के निशान आपको वहाँ एक सर्कल करके जो है वो रखा गया। यहाँ पर पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हरियाणा में कल ये गुरुग्राम का जो इलाका है, यहाँ पर गुरुवार को देर रात करीब 11:30 बजे एक मुठभेड़ होती है गैंगस्टर्स और पुलिस में। करीब 20 से 25 राउंड जो है वो फायर होते हैं और उसमें 4 गैंगस्टर्स जो मारे जाते हैं। ये दीपक नांदल नाम का गैंगस्टर है जो विदेशों में बैठ के अपने गुर्गे यहाँ भेजता है और यहाँ पर जितने भी नामी लोग हैं उनको वो धमकाता है। ये अराउंड 9:30 की बात है। मतलब मैं जस्ट ऑफिस से आया था तो जस्ट मैं डिनर करने लगा था तो थोड़ी आवाज़ आई शीशे में, कुछ लगा पटाखे फटा या कुछ हो सकता है किसी मीटर ब्लास्ट हो, ऐसी आवाज़ आई। फिर लगातार हमें आवाज़ आनी स्टार्ट हुई तो बाहर आके हमने सुना कि गन शॉट चल रही है। तो जस्ट अक्रॉस इधर ही गन शॉट चल रही थी। फैमिली वाले वो सब कह रहे हैं कि ऐसी फायरिंग की आवाज़ आई है। पहले उनको लगा कि शायद कोई मीटर में आग लगी है, उसकी पटाखों की आवाज़ है, पर बाद में पता चला कि ये तो फायरिंग है। ये उन दशकों की मुंबई का दौर याद कराता है जैसे कि पहले मुंबई में होता था। उसी तरह गैंग जो है यहाँ पनप रहे हैं। ये देखा जाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डर का माहौल ज़रूर है। इतने पॉश इलाके में आना, यहाँ फायरिंग हो जाना, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। डीएनए मित्रों, यहाँ सवाल ये उठता है कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गैंगस्टर्स इतना बेखौफ कैसे घूम रहे हैं? उनके हाथ में विदेशी हथियार कैसे आ रहे हैं? इसे समझने के लिए आपको इस गैंग के सरगना दीपक नांदल की पूरी कुंडली देखनी चाहिए। जिस गुरुग्राम में कल नांदल गैंग के शूटर्स का एनकाउंटर हुआ, दीपक नांदल 10 साल पहले वहीं रहा करता था। गुरुग्राम के सेक्टर 65 स्थित गोल्फ स्टेट सोसाइटी की 31वीं मंजिल पर उसका घर था। नांदल कभी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम हुआ करता था। बादशाह और फाजिलपुरिया जैसे रैपर्स के साथ उसने कई गाने भी किए। दीपक नांदल टू मैनी गर्ल्स नाम के म्यूजिक वीडियो का प्रोड्यूसर रह चुका है। इस म्यूजिक वीडियो में वो बादशाह, ये हम आपको बता रहे हैं, ये इसका हम आपको वो यूट्यूब पे जो लिंक है वो दिखा रहे हैं। ये फाजिलपुरिया, बादशाह, ये दीपक नांदल, और ये जो दीपक नांदल है ये वीडियो के बीच में है, देखिए उस तरफ बादशाह है और इसने एक एल्बम भी प्रोड्यूस की हुई है। म्यूजिक वीडियो में जो बादशाह और फाजिलपुरिया के बीच में हमने आपको दिखाया, जो व्यक्ति दिख रहा था आपको, वही दीपक नांदल था। ये 2 हिट पंजाबी गानों को प्रोड्यूस कर चुका है। आप समझ रहे हैं, एक सिंगर, प्रोड्यूसर, और अब क्या कर रहा है? गोलियां चलवा रहा है। दीपक नांदल एक वक्त सिंगर फाजिलपुरिया का काफी करीबी था।
लेकिन एक विवाद ने ना सिर्फ इस दोस्ती को दुश्मनी में बदला, बल्कि दीपक नांदल म्यूजिक प्रोड्यूसर से गैंगस्टर बन गया। फाजिलपुरिया और नांदल के बीच 5 करोड़ रुपए को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद उसने गुरुग्राम में दिन दहाड़े फाजिलपुरिया के अकाउंटेंट रोहित शौकीन की गोली मारकर हत्या करवा दी। फिर उनके मैनेजर सौरभ यादव के घर पर भी फायरिंग करवाई और इन घटनाओं के बीच वो पहले दुबई और फिर वहां से लंदन फरार हो गया। लंदन में रहते हुए दीपक नांदल ने दिल्ली एनसीआर में अपना गैंग बनाया और निजी दुश्मनी से आगे बढ़कर वो बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और गायकों से रंगदारी वसूलने लगा। हाल ही में पुलिस के पास सूफी सिंगर बिस्मिल से 5 करोड़ रुपए मांगने की शिकायत पर भी इसी सिंडिकेट से जब देखा गया तो उससे ये जुड़ाव पाया गया। डीएनए मित्रों, जिस तरह से दीपक नांदल दिल्ली एनसीआर में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है, उसी तरह दिल्ली में करीब 1 दर्जन गैंग्स एक्टिव हो गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड से परेशान थी, आज की तारीख में दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स का खौफ उसी तरह बढ़ता जा रहा है। कुछ गैंग्स के सरगना दाऊद और छोटा शकील की तरह विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं, तो कुछ अरुण गवली और छोटा राजन की तरह जेल के अंदर से। दिल्ली में एक्टिव सबसे बड़ा सिंडिकेट है विश्नोई सिंडिकेट, जिसका सरगना लॉरेंस विश्नोई है। लॉरेंस जेल से ही अपना गैंग ऑपरेट करता है। दूसरा सबसे बड़ा सिंडिकेट है नीरज बवाना गैंग। इसका सरगना नीरज बवाना खुद को दिल्ली का दाऊद कहता है। नीरज बवाना इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे दिल्ली एनसीआर में एक्टिव हैं। तीसरा बड़ा गैंग है हिमांशु भाऊ का। हिमांशु पुर्तगाल से ये गैंग ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा कौशल चौधरी, हाशिम बाबा, काला जठेड़ी, नंदू और टिल्लू ताजपुरिया गैंग भी दिल्ली एनसीआर में एक्टिव है। अब सवाल उठता है, क्या ये एक्टिव गैंग्स दिल्ली को 90 के दशक की मुंबई बनाने पर तुले हुए हैं? तो इसे समझने के लिए आपको एक तुलनात्मक टेबल देखना होगा। 90 के दशक में मुंबई में एक्टिव गैंगस्टर्स के टारगेट पर बॉलीवुड स्टार्स, बड़े बिल्डर्स और कारोबारी हुआ करते थे। आज दिल्ली में भी गैंगस्टर्स के टारगेट पर म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोग, कार शोरूम मालिक, जिम मालिक, बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। 90 के दशक में गैंग्स ऐसे युवाओं को अपने गैंग में जोड़ते थे जो गरीब परिवार से आते थे। आज की तारीख में दिल्ली में एक्टिव गैंगस्टर्स भी सोशल मीडिया के जरिए ऐसे युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं। कुल मिलाकर आज की तारीख में दिल्ली एनसीआर में डर का माहौल बिल्कुल वैसे ही है जैसे 90 के दशक में मुंबई में हुआ करता था। बड़े कारोबारी अनजान और विदेशी नंबरों से फोन आने पर सहम जाते हैं। गैंगस्टर्स फिरौती नहीं देने पर कारोबारियों के घर पर फायरिंग कर देते हैं। 90 के दशक में जिस तरह रिहायशी इलाकों में एनकाउंटर होते थे, बीती रात गुरुग्राम में वैसा ही एनकाउंटर हुआ। ये ट्रेंड बिल्कुल 90 की मुंबई की कार्बन कॉपी लगता है। 90 के दशक में मुंबई पुलिस को अंडरवर्ल्ड खत्म करने में करीब 1 दशक का समय लगा था। अंडरवर्ल्ड के लिए एनकाउंटर स्क्वाड बनाना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों को गैंगस्टर मुक्त करने के लिए भी पुलिस के पास एनकाउंटर ही एकमात्र विकल्प बचा है? क्या गैंगस्टर्स में कानून का खौफ पैदा करने के लिए ठीक वैसा ही ऑपरेशन करना पड़ेगा जैसा गुरुग्राम में बीती रात किया गया? जब दिल्ली एनसीआर में अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर अभियान चल रहा था, तब लंदन जल रहा था। वहां दंगाई सड़कों पर उतरकर हिंसा कर रहे थे। और हिंसा कर क्यों रहे थे? क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में अफ्रीकी देश मोरक्को फ्रांस से हार गया था। इस हार के बाद मोरक्को के समर्थक हिंसा करने लगे। ब्रिटेन से नीदरलैंड्स तक सड़कों पर उतरकर आग लगाने लगे, दंगा फैलाने लगे। उनसे मोरक्को का हारना बर्दाश्त नहीं हुआ और वो लोग उन्हीं देशों को जलाने लगे जिन्होंने उन्हें शरण दी है, बसने के लिए जगह दी है। ये फीफा वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल था और फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया। उसके बाद ही लंदन में हिंसा भड़क गई। ये लोग उस शहर को जलाने लगे जिसका इस हार जीत से कोई मतलब ही नहीं था। ना तो इंग्लैंड की टीम जीती और ना हारी, लेकिन इसके बावजूद वहां की सड़कों पर घंटों हिंसा होती रही। लंदन में रहने वाले मोरक्को के प्रवासियों ने शहर को हिंसा में झोंक दिया। ये तस्वीर आपके सामने है। मोरक्को के समर्थकों की भारी भीड़ ने सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक जाम कर दिया, गाड़ियों और ट्रैफिक लाइट पर पत्थरबाजी की, साथ ही जलते हुए पटाखे और बोतलें फेंकी। लंदन का एजवेयर रोड इस हिंसा का मुख्य केंद्र बन गया। इस इलाके में अरब और उत्तरी अफ्रीकी मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इस हिंसा के दौरान लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस लंदन पुलिस को दुनिया का सबसे अच्छा पुलिस बल कहा जाता है, उसे ही हिंसक भीड़ ने खदेड़ दिया। सोचिए, इंग्लैंड ने मोरक्को से आने वाले लोगों को शरण दी। इनकी संख्या 1 लाख के करीब है। 60 और 70 के दशक में मोरक्को मूल के लोग श्रमिक वीजा पर इंग्लैंड आए थे। अब इनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी यहां रहती है। इनका जन्म इंग्लैंड में ही हुआ होगा
हो सकता है इनमें से कई लोग कभी मोरक्को गए भी नहीं होंगे। ये इंग्लैंड की कमाई खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मोरक्को से इनका इतना प्यार है कि इन्होंने वर्ल्ड कप में हार का बदला लंदन को आग लगा कर लिया। ये खुद को फुटबॉल फैन कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके भीतर कोई खेल भावना नहीं। हिंसा का सामना सिर्फ इंग्लैंड ने ही नहीं किया, जर्मनी और नीदरलैंड्स में भी मोरक्को के उत्पाती समर्थकों ने सड़कों पर अराजकता फैलाई। नीदरलैंड्स के कई शहरों में मैच खत्म होने के बाद हिंसा फैली। एम्स्टर्डम, रॉटरडैम और हेग की सड़कों पर भीड़ ने कब्जा जमा लिया। एम्स्टर्डम में पुलिस वैन की मौजूदगी में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं हेग में मोरक्को के समर्थकों ने एक इमारत के बाहर फिलिस्तीन के पक्ष में और यहूदियों के खिलाफ नारे लगाए। कहा जा रहा है कि उस इमारत में इजराइल से आए पर्यटक ठहरे हुए थे, यानी खेल के नाम पर खुलेआम एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी। इससे इनके इरादे समझे भी जा सकते हैं। इस हिंसा ने जर्मनी को भी अपनी चपेट में ले लिया। वो जर्मनी जिसे प्रवासियों का बड़ा समर्थक माना जाता है, लेकिन फ्रांस के हाथों मोरक्को की हार के बाद जर्मनी के डसेल्डोर्फ शहर में भी हिंसक झड़पें हुई। भीड़ ने आम लोगों के साथ साथ पुलिस पर भी हमला किया। मित्रों, माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा हिंसा फ्रांस में होगी, क्योंकि मोरक्को की टक्कर फ्रांस से ही थी और फ्रांस में मोरक्को मूल के लोगों की आबादी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बार पेरिस की सड़कों पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई, सिर्फ जश्न हुआ। जानते हैं क्यों? इसीलिए क्योंकि फ्रांस ने 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की घटना से सबक लिया था। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी फ्रांस ने मोरक्को को हराया था। उसके बाद मोरक्को के समर्थकों ने पूरे फ्रांस में उत्पात मचाया था। उन्होंने पुलिस पर भी हमला किया था। उस समय हिंसा के आरोप में लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दंगे के दौरान फ्रांस के मॉन्टपेलियर में एक 14 साल के बच्चे की मौत भी हो गई थी। यही वजह है कि इस बार फ्रांस की पुलिस हिंसा को काबू में करने के लिए पहले से ही तैयार थी। इस बार पूरे फ्रांस में 20,000 पुलिसकर्मियों को हिंसा रोकने के लिए तैनात किया गया था। अकेले पेरिस की सड़कों पर 8,000 पुलिस वाले तैनात थे। पेरिस पुलिस ने भीड़ की गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। इन कदमों से फ्रांस में तो हिंसा रुक गई, लेकिन इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड्स को तैयारी नहीं करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। वहां सड़कों पर जबरदस्त हिंसा हुई। मोरक्को के समर्थकों ने इन देशों को निशाना बनाया, जबकि इनका मोरक्को की हार से कोई लेना देना नहीं। मित्रों, मोरक्को के समर्थक सिर्फ हार के बाद शहर को जलाते हैं, ऐसा नहीं है। जीत के बाद भी इन्होंने इसी तरीके का उत्पात मचाया था। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। इसके बाद नीदरलैंड्स में रहने वाले मोरक्को मूल के लोग सड़कों पर जश्न मनाने के लिए उतर गए। जल्द ही ये जश्न हिंसा में बदल गया। मोरक्को के समर्थकों ने पुलिस पर पटाखे और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। सोचिए, नीदरलैंड्स में रहकर नीदरलैंड्स के हारने का जश्न मना रहे थे ये, वहां के लोगों को चिढ़ा रहे थे ये, वहां रहने वाले लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के बजाय उनका मजाक उड़ा रहे थे। इन उत्पातियों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। हिंसा के आरोप में हेग में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी जब हारते हैं तब भी हिंसा करते हैं और जब जीतते हैं तब भी दंगे पर उतारू हो जाते हैं। इनके लिए उस देश का कोई महत्व नहीं जिसने इनको शरण दी है, जहां वो पैदा हुए हैं, जहां वो फले फूले हैं और जहां उनको रोजगार मिला हुआ। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों के दौरान यूरोप की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव हुआ है। यूरोप आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए सबसे ज्यादा विस्थापित लोगों की मेजबानी करता है। यूरोप में 13 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी रहते हैं। केवल 2025 के दौरान यूरोप की शरणार्थी आबादी में 21 लाख की बढ़ोतरी हुई। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक जर्मनी में 27 लाख शरणार्थी रहते हैं। मोरक्को की आबादी 4 करोड़ से भी कम है, लेकिन उसके 35 लाख से ज्यादा प्रवासी यूरोपीय देशों में रहते हैं। आप कह सकते हैं मोरक्को की करीब 10% आबादी यूरोप के देशों में रहती है। फ्रांस में मोरक्को मूल के करीब 11 लाख लोग रहते हैं। स्पेन में 8 लाख और इटली में 5 लाख। नीदरलैंड्स में मोरक्को मूल के लोगों की आबादी करीब 4 लाख है, जबकि बेल्जियम में 3 लाख। वर्षों तक यूरोपीय देशों में रहने के बाद भी मोरक्को मूल के लोग वहां के समाज में घुल मिल नहीं पाए हैं और वो बात बात पर हिंसा करते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी है। जो विचारधारा शरण देने वाले देशों के झंडे और उसकी जीत का सम्मान नहीं कर सकती, वो कभी उस समाज का हिस्सा नहीं हो सकती। साथ ही ये किसी खेल के लिए भी अच्छा नहीं है। खेल लोगों को जोड़ने के लिए है,
सड़कों पर कट्टरता और हिंसा फैलाने के लिए नहीं। डीएनए मित्रों, यूरोप में खेल के नाम पर दंगा हो रहा है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल दोनों देशों को जोड़ रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय देश खेल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे में क्रिकेट को कूटनीति का हथियार बनाया। पीएम के ऑस्ट्रेलिया दौरे में रक्षा, शिक्षा, ग्रीन एनर्जी और व्यापार से जुड़ी बड़ी डील्स के बीच क्रिकेट वाली ये कूटनीति क्या है, अब हम इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया गए तो उनके भाषणों और मुलाकातों में एक शब्द बार बार गूंजा, क्रिकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड गए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ से मिले। शेन वॉन स्टैंड में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाई। इसके बाद सर डॉन ब्रैडमैन की प्रतिमा के सामने दोनों नेताओं का फोटो सेशन हुआ। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे दोनों देशों के क्रिकेट फैंस गदगद हो गए। बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है। डीएनए मित्रों, बीबीएल यानी बिग बैश लीग आईपीएल की तर्ज पर खेला जाने वाला ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा T20 लीग है। बीबीएल का कोई भी मैच आज तक ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं खेला गया है, लेकिन इस सीजन का पहला मैच चेन्नई में खेला जाना एक बड़ी बात है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। क्रिकेट दोनों देशों को एक सूत्र में बांधने वाली एक डोर है, जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया 1947 से जुड़े हुए हैं। 1947 में आजादी मिलने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अपने पहले विदेशी दौरे पर ऑस्ट्रेलिया गई थी। लाला अमरनाथ की अगुवाई में टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच की टेस्ट सीरीज खेली थी। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के कप्तान सर डॉन ब्रैडमैन थे। यह सीरीज भारत 4-0 से हार गया था, लेकिन इस दौरे ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट और कूटनीतिक रिश्तों की वो नींव रखी थी जो वक्त के साथ और मजबूत होती गई। कूटनीति में जब राजनेता बंद कमरों में टेबल के आमने सामने बैठते हैं तो अक्सर तनाव होता है, लेकिन जब वही नेता खेल के मैदान में मिलते हैं तो माहौल की सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला ने कहा था, खेलों में दुनिया को बदलने की ताकत है। इसमें लोगों को प्रेरित करने और उन्हें एकजुट करने की वो शक्ति है जो शायद ही किसी और चीज में हो। खेल की ताकत इतनी है कि इतिहास में कई बार जब जब दो देशों के बीच कूटनीतिक दरवाजे बंद हो गए, तब तब खेलों ने ही इन दरवाजों को खोलने का काम किया है। आपको स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के कुछ बड़े उदाहरण देखने चाहिए। 1970 के दशक की शुरुआत तक अमेरिका और चीन के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। रिश्ते बेहद तल्ख थे, लेकिन 1971 में जापान में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई। वहां से चीन ने अमेरिकी टेबल टेनिस टीम को बीजिंग आने का न्योता दिया। खिलाड़ियों का यह दौरा इतना सफल रहा कि इसके तुरंत बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन का ऐतिहासिक दौरा किया और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते बहाल हो गए। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की ताकत इतनी है कि इसने 2 कट्टर दुश्मन देशों दक्षिण और उत्तर कोरिया को एक झंडे के नीचे ला दिया था। 2018 में दक्षिण कोरिया में हुए विंटर ओलंपिक्स के दौरान दोनों देशों के खिलाड़ी एक ही झंडे के नीचे मार्च करते हुए मैदान में आए थे। इस एक घटना ने उस वक्त दोनों देशों के बीच युद्ध के तनाव को टाल दिया था और पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया था। डीएनए मित्रों, खेल वो भाषा है जिसे दुनिया का हर नागरिक समझता है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इसी भाषा का इस्तेमाल किया। इस कूटनीति ने यह साबित कर दिया कि 21वीं सदी की कूटनीति सिर्फ बंद कमरों में फाइलें साइन करने का नाम नहीं है, बल्कि ये जनता को जनता से जोड़ने का काम है। दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहां कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है। आज यहां केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है। भारत की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है और न्यूजीलैंड में भी। पीएम मोदी आज न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं और वहां भी एक स्पोर्ट्स इवेंट में उन्हें भाग लेना है। खेल को कूटनीति का जरिया बनाकर भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से अपने संबंध मजबूत कर रहा है। मित्रों, भारत की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के बाद अब हम भारत के स्पेस स्टेशन का विश्लेषण करेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के बाद फिर से चर्चा में आ गया है।
पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय डायस्पोरा को बताया, भारत चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान बनाकर ही रुकने वाला नहीं है, भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बना रहा है। आज आपको जानना चाहिए पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के स्पेस स्टेशन का जिक्र क्यों किया, ये स्पेस स्टेशन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और भारत अपना स्पेस स्टेशन कब तक लॉन्च करेगा। आज आपको यह भी जानना चाहिए दुनिया में जिन देशों ने अपने स्पेस स्टेशन बनाए हैं उनको इसका क्या क्या फायदा मिला और जब भारत का स्पेस स्टेशन काम करने लगेगा तो इससे हमारे देश को क्या लाभ होगा। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के स्पेस स्टेशन का जिक्र किया। भारत ने मून के साउथ पोल पर चंद्रयान लैंड कराया। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन भारत इतने भर से संतुष्ट नहीं रहा। भारत अब स्पेस में अपना गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत अब अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में बड़े गर्व के साथ अंतरिक्ष में गगनयान भेजने और स्पेस स्टेशन तैयार करने की बात बताई। यह स्पेस स्टेशन एक कृत्रिम उपग्रह होता है जिसे आप अंतरिक्ष में बना एक ऐसा स्थायी घर और वैज्ञानिक प्रयोगशाला कह सकते हैं जहां अंतरिक्ष यात्री कई महीनों तक रहकर रिसर्च करते हैं। अंतरिक्ष में हुई ऐसी कई रिसर्च आज मानवता के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। अंतरिक्ष में बनी ऐसी प्रयोगशालाएं पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर लगातार चक्कर लगाती रहती हैं। इसकी रफ्तार करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसीलिए स्पेस स्टेशन हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसी वजह से वहां रहने वाले अंतरिक्ष यात्री 24 घंटे में लगभग 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेस स्टेशन बनाने की बात इतने गर्व से इसलिए बताई क्योंकि इस वक्त अंतरिक्ष में सिर्फ 2 स्पेस स्टेशन ऑपरेशनल हैं। पहला 15 देशों के सहयोग वाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा की स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिक मिलकर काम करते हैं। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक्सियोम 4 मिशन के तहत ISS की यात्रा करने का मौका मिला था। ISS का ऑपरेशनल जीवन 2030 के आसपास समाप्त होने की उम्मीद है। इसके अलावा दूसरा ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन है चीन का तियानगोंग। तियानगोंग को चीन की अंतरिक्ष एजेंसी संचालित करती है। इससे पहले अमेरिका और सोवियत संघ 70 के दशक में अपने अपने स्पेस स्टेशन लॉन्च कर चुका था। अब वो ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन अब भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज आपको इस क्षेत्र में भारत की प्रगति के बारे में भी जानना चाहिए। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन का ऐलान कर चुकी है। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है। मित्रों, हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक मॉड्यूलर यानी टुकड़ों वाला स्टेशन होगा। मतलब इसे एक बार में नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से बनाया जाएगा। इसरो अपने स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल BAS-01 के मॉडल को दुनिया के सामने रख चुका है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये एक सिलेंडर स्पेस कैप्सूल जैसा दिखाई दे रहा है जिसके आगे डॉकिंग पोर्ट है। डॉकिंग पोर्ट को आप कनेक्शन गेट भी कह सकते हैं। जैसे रेलवे के 2 डिब्बे एक दूसरे से जुड़ते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्षयान या 2 स्पेस मॉड्यूल डॉकिंग पोर्ट की मदद से आपस में जुड़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के इस मॉड्यूल को 2028 में इसरो के सबसे शक्तिशाली स्वदेशी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। यह अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन के बेस की तरह काम करेगा। फिर धीरे धीरे 4 और मॉड्यूल जोड़े जाएंगे। 2035 तक पूरा 5 मॉड्यूल का स्टेशन तैयार हो जाएगा। हम आपको वॉल पर समझाते हैं 5 मॉड्यूल जुड़ने के बाद भारत का स्पेस स्टेशन कैसा दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये 5 मॉड्यूल हैं। BAS-01 जो सबसे पहले भेजा जाएगा, BAS-02, BAS-03, 04, 05, ये पांचों जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे तब ये भारत का स्पेस स्टेशन है जो कि अंतरिक्ष में आपको गर्व का एहसास कराएगा। 2028 में
BS-01 लॉन्च होगा। फिर एक एक करके बाकी मॉड्यूल्स भी लॉन्च होंगे जो डॉकिंग पोर्ट के सहारे एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। आज आपको यह भी जानना चाहिए भारत के अंतरिक्ष स्टेशन में कहां पर क्या होगा और इसकी और क्या क्या खासियत है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल यानी BAS-01 की कुल लागत 1763 करोड़ है। यह छोटा शुरुआती मॉडल है जिसका वजन 10 टन होगा। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें शामिल तकनीकें जो इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बेस की तरह तैयार करेंगी। इस मॉड्यूल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देगा, इस्तेमाल किए गए पानी को साफ करके दोबारा उपयोग करने लायक बनाएगा और खाने पीने का सामान सुरक्षित रखेगा। इसमें बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल लगे होंगे जो सूर्य की रोशनी से बिजली बनाएंगे। इसी बिजली से लाइट, कंप्यूटर, वैज्ञानिक उपकरण, ऑक्सीजन सिस्टम और अन्य सभी मशीनें चलेंगी। इनमें थर्मल मैनेजमेंट तकनीक होगी। अंतरिक्ष में कभी धूप में तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और छाया में 150 डिग्री या उससे भी कम हो सकता है। इसलिए थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम स्टेशन के अंदर का तापमान आरामदायक और सुरक्षित बनाए रखता है ताकि अंतरिक्ष यात्री और उपकरण सही तरीके से काम कर सके। इसके अलावा डॉकिंग इंटरफेस भी होगा जिससे रोबोटिक आर्म्स की मदद से दूसरे मॉड्यूल जुड़ सकेंगे। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। मित्रों, इसके बाद 2029 से 2031 के बीच BS-02 और BAS-03 अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। BAS-02 अंतरिक्ष स्टेशन का हैबिटेशन मॉड्यूल होगा जिसे आप अंतरिक्ष स्टेशन का रहने वाला कमरा कह सकते हैं। इसमें सोने के लिए बेड, खाना बनाने और खाने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा जिम और बाथरूम भी होगा। अंतरिक्ष यात्री यहां 3 से 6 महीने तक रह सकेंगे। इसके बाद BS-03 यानी स्पेस स्टेशन का रिसर्च मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसे आप अंतरिक्ष स्टेशन की वैज्ञानिक प्रयोगशाला कह सकते हैं। यहीं पर नई दवाओं, नए पदार्थ और जीव विज्ञान पर शोध होगा। इसके बाद 2032 से 2035 तक आखिरी 2 मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। BAS-04 लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल होगा। इसे आप अंतरिक्ष स्टेशन का गोदाम यानी स्टोर रूम समझ सकते हैं। यहाँ खाना, पानी और दूसरे जरूरी सामान रखे जाएंगे। इसके अलावा ईंधन का भंडारण होगा। जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट्स भी यहीं पर रखे जाएंगे। यानी स्टेशन को लंबे समय तक चलाने के लिए जरूरी सभी सामग्री यहीं पर सुरक्षित रहेगी। आखिर में BAS-05 यानी अतिरिक्त मॉड्यूल को अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा। यह स्टेशन का विस्तार होगा। इसमें एक नई वैज्ञानिक प्रयोगशाला जोड़ी जा सकती है या फिर बिजली उत्पादन और अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। मित्रों, जैसे जैसे नए मॉड्यूल जुड़ते जाएंगे स्टेशन का आकार और क्षमता बढ़ती जाएगी। सभी मॉड्यूल बिजली, संचार और अन्य प्रणालियां आपस में साझा करेंगे। पूरे स्पेस स्टेशन का वजन लगभग 52 टन होगा। इनमें 3 से 6 अंतरिक्ष यात्री एक साथ रहकर वैज्ञानिक प्रयोग कर सकेंगे। गगनयान मिशन के बाद छोटे छोटे मानव मिशनों से इसकी जांच होगी और 2035 तक ये पूरी तरह संचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बन जाएगा। आज आपको समझना चाहिए प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय स्पेस स्टेशन का जिक्र क्यों किया। मित्रों, पीएम मोदी के दौरे में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाई देने का ऐलान किया है, जिसमें गगनयान और भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में सहयोग शामिल है। ऑस्ट्रेलिया का कोकोस द्वीप गगनयान और BAS मिशन की ट्रैकिंग के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। किसी आपात स्थिति में गगनयान की समुद्र में लैंडिंग होने पर ऑस्ट्रेलियाई एजेंसीज और नौसेना बचाव अभियान में सहयोग करेंगी। दोनों देश स्पेस ट्रैकिंग और अंतरिक्ष मलबे की निगरानी में भी मिलकर काम करेंगे। खुद ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने यह ऐलान किया। इसलिए पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के सामने अंतरिक्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए भारतीय स्पेस स्टेशन की बात भी दोहराई। आज आपको भी ये समझना चाहिए जिन देशों ने भारत से पहले मिशन भेजा उनका क्या क्या फायदा हुआ और भारत को इससे क्या लाभ होगा। आज आपको समझना चाहिए इस मिशन से भारत में क्या क्या बदलेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने से भारत में उच्च तकनीक वाली नौकरियां, स्टार्टअप और अंतरिक्ष उद्योग तेजी से बढ़ेंगे। भारत पहले से दुनिया की फार्मा पावर है। BAS बनने के बाद भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से दवा, टीबी, डायबिटीज और अन्य बीमारियों पर अंतरिक्ष में शोध कर सकेगा। अंतरिक्ष से कृषि, मौसम, जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं की बेहतर निगरानी होगी, जिससे किसानों और प्रशासन को फायदा मिलेगा। इस परियोजना से भारत की विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और देश का स्पेस सेक्टर मजबूत होगा। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अपने ही स्पेस स्टेशन पर जाते देखकर युवा
विज्ञान और इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन इससे भी जरूरी एक और बड़ी वजह है जिस कारण भारत के लिए स्पेस की महाशक्ति बनना जरूरी है, और वो है सुरक्षा। मित्रों, भविष्य के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी लड़े जाएंगे, क्योंकि आधुनिक सेनाएं उपग्रहों पर निर्भर हैं। इसलिए भारत के लिए अपना स्पेस स्टेशन होना बहुत जरूरी है। अमेरिका, चीन और रूस पहले से ही उपग्रह सुरक्षा, एंटी सैटेलाइट हथियार और स्पेस डिफेंस तकनीक पर तेजी से काम कर रहे हैं और दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को गिराने की अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। चीन ने स्पेस स्टेशन, रोबोटिक सैटेलाइट और काउंटर स्पेस तकनीक में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। चीन ने 2007 में ही एक मौसम उपग्रह को नष्ट करके अपनी ताकत दिखाई थी, जबकि रूस और अमेरिका भी अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। स्पेस स्टेशन पर विकसित होने वाली डॉकिंग, रोबोटिक आर्म, अंतरिक्ष में ही उपग्रहों की मरम्मत की क्षमता और लंबे मानव मिशनों की तकनीकें भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा में भी उपयोग होंगी। आधुनिक युद्ध में नेविगेशन, संचार, मिसाइल चेतावनी और ड्रोन संचालन पूरी तरह उपग्रहों पर निर्भर है। भारत के लिए चुनौती यह है कि उसके दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान अंतरिक्ष सहयोग बढ़ा रहे हैं, जबकि चीन स्पेस तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए भारत के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन केवल वैज्ञानिक प्रयोगशाला और परियोजना नहीं है, बल्कि भविष्य की रणनीतिक और तकनीकी क्षमता मजबूत करने का माध्यम भी है। भारत ने 2019 में लोअर ऑर्बिट के एक माइक्रो सैटेलाइट को गिराकर अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन स्पेस में बराबरी ही भविष्य की सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी कुंजी होगी। अगले विश्लेषण की शुरुआत हम पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के एक विचार से करेंगे। उन्होंने कहा था, सरकारी पैसा असल में किसी का पैसा नहीं होता, बल्कि हर कोई इसे इस तरह खर्च करता है जैसे ये आसमान से गिरा हो। बिल्कुल यही हुआ मध्य प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में, जहां इंदौर के एक अस्पताल के नीति नियंताओं ने मशीनों के मेंटेनेंस के नाम पर न सिर्फ सरकारी पैसे का बेतरतीब इस्तेमाल किया, बल्कि उसे लूटा भी। लूट भी ऐसी कि मत पूछिए। एक ही मशीन का एक ही समय में दो वेंडर्स से मेंटेनेंस करवाया गया। इतना ही नहीं, उन मशीनों का भी मेंटेनेंस करवाया गया जो कबाड़ में पड़ी हुई थी। इस मेंटेनेंस पर लाखों रुपए खर्च हो गए और ऐसा सालों से हो रहा था। सोचिए, एक ही समय में दो कंपनियां कैसे मेंटेनेंस कर रही थी। वहीं कई अस्पतालों की लैब में बेकार पड़े उपकरणों का भी मेंटेनेंस कराया जा रहा था। अब ये मेंटेनेंस कैसे हो रहा था, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए अब हम मशीनों के मेंटेनेंस में हुए भ्रष्टाचार को डीकोड करेंगे। मित्रों, इंदौर में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है। इसके अधीन कई अस्पताल हैं। उन्हीं में से एक मनोरमा राजे टीबी अस्पताल है, जिसे MRTB भी कहा जाता है। MRTB अस्पताल में मरीजों के टेस्ट के लिए जो सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं, उन्हें सुरक्षित रखने और उनकी जांच करने के लिए MRTB अस्पताल की IRL लैब में कई मशीन्स लगी हुई हैं। उन मशीनों का मेंटेनेंस करने के लिए एक ही समय में दो कंपनियों को भुगतान किया जा रहा था। मशीन्स पर दोनों कंपनियों के बार कोड लगे हुए थे। मेंटेनेंस करने वाली ये दोनों कंपनियां कौन सी थी? सुनिए, एक कंपनी का नाम था हाइट्स और दूसरी AOV। हैरानी की बात यह है कि दोनों कंपनियां एक ही मशीन का एक ही समय में मेंटेनेंस कर रही थी। सोचिए क्या स्थिति है। और अस्पताल दोनों को भुगतान भी कर रहा था। असल में इस अस्पताल को मेंटेनेंस की जरूरत थी, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेनेंस की जरूरत है। एक मशीन है और उसको एक ही वक्त में दो कंपनियां मेंटेनेंस कर रही हैं। अब हम आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं कि एक ही मशीन पर दोनों कंपनियों के बार कोड कैसे लगे हुए हैं। और ये जो हम आपको बता रहे थे, ये AOV कंपनी है जिसका बार कोड लगा हुआ है, और ये हाइट्स कंपनी है जिसका बार कोड लगा हुआ है। एक मशीन की देखभाल दो कंपनी कर रही है। इस मशीन के आगे के हिस्से में AOV कंपनी के बार कोड हैं। इन पर 10 मार्च से 9 जुलाई तक की अवधि भी लिखी गई है। इसी मशीन के पीछे हिस्से में हाइट्स कंपनी के स्टिकर्स भी लगे हुए हैं। सोचिए ऐसा क्यों है कि एक ही मशीन पर एक ही समय में दो कंपनियों के बारकोड लगे हुए हैं। अगर लगे हैं तो एक आगे और एक पीछे क्यों लगाया गया है? सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों कंपनियों को भुगतान भी किया गया। ऐसी एक दो नहीं बल्कि 47 मशीनें हैं जिनके मेंटेनेंस पर पिछले 49 महीनों में करीब 43 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जब लैब के अंदर जाकर बाकी मशीनों की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की। काफी बहस के बाद जब वो अंदर गए तो वहां क्या दिखा, उसकी एक रिपोर्ट अब हम आपको दिखाना चाहते हैं।
हम उस IRL लैब के अंदर जा रहे हैं जहां 4 साल 1 माह तक मशीनों की 2 कंपनियां मेंटेनेंस करती रही, लाखों रुपए निकाल लिए। अब वो पकड़ में आया, देखिए हम जा रहे हैं, ये वो भी इंटरनेशनल की ये अभी हम लोगों का जो है हाँ। सेटअप जो है इसी से है। AOB से ही। ओके, ये निकल गया है। ये भी सर अब हम नहीं जान सकते कि ये AOB का है कि किसका है। यही वो मशीनें हैं जिनका मेंटेनेंस दो अलग जो कंपनियां हैं उन्होंने किया। AOB का लगा है, हो सकता है ये हाइट्स का हो, लेकिन ये हट गया है, पकड़ में तो आ गया है। 4 साल 1 माह यानी 49 माह तक ये डबल जो है वो कंपनियों का मेंटेनेंस का पैसा रिलीज पकड़ में आया है। जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ वैसे ही इस स्वास्थ्य सिस्टम का जो भ्रष्टाचार का दीमक है उसको बाहर निकालकर फेंकने की जरूरत है। तो देखा आपने, मशीन पर लगे स्टिकर को हटाने की कोशिश भी की गई और जब हमने अस्पताल के स्टाफ को दिखाया तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि गलती हुई है। मित्रों, ये गलती नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि टीबी जैसी बीमारी का इलाज करने वाला एक अस्पताल खुद भ्रष्टाचार के संक्रमण से कैसे बीमार हो गया है और इसकी बीमारी कितनी बड़ी है उसकी एक और रिपोर्ट भी देख लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ MRTV अस्पताल की आपको बिल्डिंग। यहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा है, देख लीजिए। जिन मरीजों को बेहतर जगह इलाज होना चाहिए वो छत तिरपाल वाली है पानी को रोकने के लिए। यहाँ बेहतर व्यवस्थाएं होना चाहिए। कैसे खाक टीबी मरीजों की ठीक होगी जहाँ छत तिरपाल वाली है। दूसरी तरफ टीबी के जो सैंपलों की जांच की जा रही थी जिन मशीनों में रख के, उन मशीनों में मेंटेनेंस का खेल खेला जा रहा था। इलाज कैसा है, अंदर व्यवस्था है कैसी? कहीं व्यवस्था नहीं, गंदी पड़ा, पानी आनी है पड़ा, ने सभी पड़ा है। पानी आता है अंदर? हाँ, वो पड़ा और कीचड़ पड़ा अंदर ही अंदर। व्यवस्था तो बिल्कुल खराब है। क्यों है तिरपालिया? क्या मतलब? अंदर पानी भी है क्या? पानी है ना, भरा है अस्पताल? भरा अस्पताल में पानी अभी भी है? अभी भी है। अभी लेटिंग में दरवाजे नहीं यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? हम लोग देख लें, व्यवस्थाएं दुरुस्ती हो जाएगी। बिना सर के हम परमिशन कैसे? बाथरूम में गेट लग जाएंगे। सर को हमारे सर को बुला लीजिए। नहीं है बाथरूम में गेट? हाँ, नहीं है। हमें तो परमिशन लगेगी, बिना परमिशन के हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम जाएंगे तो पोल खोल देंगे। हाँ, वो जरूर जा सकते हैं जिनकी जुगाड़ है और जिनको मिलकर भ्रष्टाचार करना है। और जिन्हें परमिशन देनी थी उन डीन साहब से भी हमने बात की। सुनिए डीन क्या कह रहे हैं। ये विषय 2021 में शुरू हुआ था और इसमें प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि कुछ मशीनें उन्होंने डबल कर दी थी, इनका डबल 2 कंपनी द्वारा अलग अलग पैसे लिए जा रहे थे। कुछ मशीन ऐसी भी थी जो कंडम थी, ख़राब थी और उनका भी बिलिंग किया जा रहा था। तो लगभग शासन के पैसे की इसमें हानि हो रही थी और प्रति माह उनको उस कंपनी को पेमेंट किया जा रहा था जो मशीन ख़राब थी। तो हमने जांच में पाया कि ऐसी स्थिति है, हमने तुरंत तो उस पर एक्शन लिया। और डीएनए में अब आज का संदेश, जीत बाजार से खरीदी गई ट्रॉफी नहीं है, वो समय द्वारा सत्यापित, संघर्ष द्वारा प्रमाणित और धैर्य द्वारा सुरक्षित की गई उपलब्धि होती है और यही सफलता का स्वर्णिम सूत्र भी है।